Assalamu alaikum. My name is Amara and I am teaching Principles of Commerce here in Concordia College, Sialkot. Today our topic of the book Usul Tijarat or Principles of Commerce is हिस्सेस का इजरा, इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स में जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि कोई भी कंपनी है वो अपने जो शेयर्स हैं इशू करती है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ठीक है, या तो वो उसकी असल मालियत के जो बराबर वैल्यू होती है उस पर शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, या फिर वो प्रीमियम पे यानी असल मालियत से ज़्यादा पे मार्केट में अपने हिस्से को जारी करती है, या फिर कटौती पे करती है यानी कि डिस्काउंट पे। तो इसी तरह से आज हमने शेयर्स तो चले हमने देखा कि एक तरीक़ाकार है कि जिससे कंपनी ने अपना कैपिटल जो है वो कंपनी ने अपना इकट्ठा करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के पास एक और ऑप्शन होती है कि वो तमस्सकात जारी करे, डिबेंचर्स जारी करे। और तमस्सकात कंपनी उस सूरत में जारी करती है जब कंपनी ने कर्ज़ लेना होता है। तो जो भी लोग कंपनी को कर्ज़ देते हैं वो कंपनी के क्रेडिट होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, और तमस्सकात के एवज़ वो कंपनी को जो है वो कर्ज जारी करते हैं और इस पे कंपनी फिर उनको सूद या फिर इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक गिवन है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमें सादा तमस्सकात के बारे में बताया है कि सादा तमस्सकात से मुराद ऐसे तमस्सकात हैं कि जिन पर कर्ज खाओं को कर्ज़ की रकम और वाजिबुल अदा सूद की अदायगी की ज़मानत आमतौर पर फ़राहम नहीं की जाती। ठीक है, तो उनको हम जो है सादा तमस्सकात कहते हैं। इसी तरह से उसके बाद देखें कफ़ालती या रहनशुदा तमस्सकात हैं। ये ऐसे तमस्सकात होते हैं कि जिनकी अदायगी की ज़मानत के तौर पर कंपनी की जो कुल जायदाद है या जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका कुछ हिस्सा कर्ज खाओं को एज अ सिक्योरिटी जो है वो दे दिया जाता है, तो उसको फिर हम कफ़ालती तमस्सकात कहते हैं। रजिस्टर्ड तमस्सकात जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और गैर रजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर्ड नहीं करवाए जाते। काबिल वापसी तमस्सकात ऐसे तमस्सकात होते हैं कि जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के गुजरने के बाद जो है वो वापस किए जा सकते हैं, उनकी वापसी मुमकिन होती है। और नाकाबिल वापसी तमस्सकात जो है ये वो वाले तमस्सकात होते हैं आमतौर पे कि जो आप जिनकी जो रकम की अदायगी कंपनी जो है अपनी लाइफ टाइम में नहीं करती, बल्कि इसकी रकम उस वक्त वापस की जाती है कि जब कंपनी अपना जो उसका लीगल स्टेटस है या कंपनी इटसेल्फ ख़त्म हो जाती है। इस तरह से फिर देखें काबिल तब्दील तमस्सकात जो कि चेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ काइंड्स ऑफ तमस्सकात थी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने हमें बताई है कि कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है बज़रिया बचत के, कंपनी बचत के ज़रिए भी अपने जो पैसे हैं वो इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हिस्सेदार और तमस्सकदार में फ़र्क जो है ये गिवन है। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में डिफरेंस दिया गया है। जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हैसियत का है, यानी स्टेटस का है कि हिस्सेदार जो होते हैं वो आमतौर पर कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है, ऑनर्स होते हैं, लेकिन जो तमस्सकदार होते हैं ये कंपनी के कर्ज ख्वाह होते हैं। इंतज़ाम देखा जाए तो हिस्सेदार जो है कंपनी के इंतज़ाम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो तमस्सकदार होते हैं या कर्ज ख्वाह होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते। अगर हुकूक की बात की जाए तो हिस्सेदार कंपनी के नफ़ा नुकसान में शरीक होते हैं, लेकिन जो क्रेडिट होल्डर्स होते हैं उनको जस्ट सूद अदा किया जाता है। रकम की वापसी की बात की जाए तो हिस्सेदार जो है अपना सरमाया आमतौर पर कंपनी से नहीं निकाल सकता, लेकिन तमस्सकदार जो है एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद कंपनी से अपना पैसा जो है जो उसने कंपनी में लगाया हुआ है वो ले सकता है। इसी तरह से फिर देखें कि सरमायाकारी का सिला अगर हम हिस्सेदार को देखें तो उसको मुनाफे की सूरत में मिलता है, और कर्ज ख्वाह को देखें तो उसको इंटरेस्ट या सूद की सूरत में मिलता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो इस्लाम जो है वो हिस्सेदार के हिस्से को तो तस्लीम करता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर का हमारे इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि इनको हम आमतौर पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो दैट्स वाई सूद का तो इस्लाम में किसी किस्म का भी कोई तसव्वुर ही नहीं है। उसके बाद देखिए 7वें पॉइंट में ज़िम्मेदारी कि हिस्सेदार जो हैं उनके शेयर्स तक उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और क्रेडिट होल्डर जो आपके क्रेडिट होल्डर्स होते हैं, कर्ज ख्वाह होते हैं, उन पे ऐसा कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। इसी तरह से हुकूक इख्तियार देखें कि हिस्सेदार के हुकूक इख्तियार कंपनी के ज़वाबित में लिखे होते हैं, और तमस्सकदार के हुकूक इख्तियारात जो हैं तमस्सकात या डिबेंचर्स पे लिखे होते हैं। रकम की नौयत हिस्सेदार से कंपनी जो रकम हासिल करती है वो कंपनी का सरमाया कहलाता है, तमस्सकदार से कंपनी जो रकम वसूल करती है वो कंपनी का कर्जा कहलाता है। इसी तरह से देखें कि अदायगी में तरजीह की कंपनी के हाथ में के वक्त हिस्सेदार अपना सरमाया तमस्सकदार को अदायगी के बाद वसूल करता है, लेकिन कंपनी जो हमारा कर्ज ख्वाह है उसको अपनी रकम सबसे पहले हासिल होती है, क्योंकि उसने कंपनी में ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट एज अ कर्ज की होती है, तो उसको फिर हमने सूद जो है वो देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। महफूजियत देखी जाए तो हिस्सेदार आमतौर पर गैर महफूज होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर जो है उसके पास सिक्योरिटी होती है। शरह मुनाफा देखी जाए तो हिस्सेदार का जो डिविडेंड है उसको फिर प्रॉफिट में से ओवरऑल जितना प्रॉफिट होता है उसमें से एक स्पेसिफिक रेशो जो है निकाल के तो उसको डिविडेंड के तौर पर दी जाती है।
और जो डिबेंचर होल्डर है उसको हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा एक मुकर्रर करदा होता है उससे हम उस रेट से फिर हम उनको इंटरेस्ट देते हैं। इसी तरह से फिर देखें कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तब्दीली के हिस्सेदार जो है स्टॉक में तब्दीली कर सकता है, लेकिन तमस्सकदार जो हैं तमस्सकात को आमतौर पे वो चेंज कर सकते हैं शेयर्स में अगर वो शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं। बोनस की बात की जाए तो बोनस जो है हिस्सेदार को बाज़ हालात में उसके जो डिविडेंड होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर फिर वो बोनस भी देते हैं, लेकिन तमस्सकदार को आमतौर पे बोनसेस वगैरह नहीं दिए जाते, इनका इंटरेस्ट होता है और वही इनको सिंपली जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मकसूम की इकसाम। डिविडेंड की काइंड्स वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसमें आप मकसूम जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आमतौर पे क्या होता है कि ये मुनाफा का वो हिस्सा होता है ना कि जो हिस्सेदारों को शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स पे अदा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर देखें कि मकसूम की इकसाम में ऐलान तजवीज़शुदा मकसूम। तजवीज़शुदा मकसूम कौन सा है कि रवां साल की आमदनी या मुनाफा की बुनियाद पर साल के आखिर में कंपनी की तरफ से जो हिस्सेदारों के लिए मुनाफा निकाला जाता है, तजवीज़ किया जाता है या डिविडेंड दिया जाता है, उसको हम ऐलान या तजवीज़शुदा मकसूम कहते हैं। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिविडेंड पे किया जाता है उसको हम प्रिस्क्राइब्ड डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद है दरमियानी मुद्दत का या अबूरी मकसूम, यानी ये अब अपना जो हमारा एक माली साल होता है उसके ख़त्म होने से पहले ही हमने इसको पे करना होता है, और आखिरी मकसूम जो है इस साल के आखिर में आमतौर पे जो है वो पे किया जाता है। इसी तरह से फिर देखें कि कंपनी के सरमाया की इकसाम है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक में, उसमें अब कौन कौन सी इकसाम है ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपका जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने दोनों तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उसमें सबसे पहले देखिए आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, मंजूरशुदा सरमाया। मंजूरशुदा सरमाया से मुराद वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होता है कि जिसे कंपनी ने शेयर्स इशू करके इकट्ठा करना होता है। जारीशुदा सरमाया कौन सा होता है, जिसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं कि जो आमतौर पर कंपनी आवाम को फ़रोख्त करने के लिए पेश करती है, उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह से गैर जारीशुदा सरमाया कि मंजूरशुदा सरमाया का ये वो हिस्सा होता है कि जो आवाम को फ़रोख्त के लिए पेश नहीं किया जाता, तो उसको हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल या वसूलशुदा सरमाया कि ये जारीशुदा सरमाया का वो हिस्सा होता है कि जो आमतौर पर लोग शेयर्स के ज़रिए ख़रीद लेते हैं, ठीक है ना, और इसकी पेमेंट कंपनी को कर देते हैं, और अनसब्सक्राइब जो कि लोग नहीं ख़रीदते। इसी तरह से रिज़र्व कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो कंपनी अपनी नागहानी टाइम के लिए सेव करके रखती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आगे इसके आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो डन हो गया, चैप्टर नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कारोबारी तंजीम। ठीक है, हिस्सा सोइंग। तो हिस्सा सोइंग हमने पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले जो है हम डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होते हैं और कंपनी के निज़मा जो है वो किसको कहा जाता है और कौन जो है वो कंपनी के मालकान कौन होते हैं और डायरेक्टर्स कौन होते हैं, इनका हम डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए ये चीज़ मैं बारहा दफ़ा पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी के डायरेक्टर्स में और शेयर होल्डर्स में जो है वो फ़र्क होता है। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो तो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, उन्होंने तो कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं और उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ये आमतौर पे क्वालिफाइंग शेयर्स परचेज करते हैं और ये कंपनी के इनको हम नुज़मा भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं नुज़मा, क्योंकि ये कंपनी का निज़ाम चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको डायरेक्टर्स कहते हैं और ये अपनी एक जो है स्पेसिफिक सैलरी लेते हैं अपनी इस काम को करने के लिए और कंपनी की मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उसमें फिर इनकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, जैसे ये आपको एक फ्लो शीट नज़र आ रही है कि प्रमोटर्स के ज़रिए इंतखाब, आइन पर दस्तखत करने वालों का इंतखाब, मेंबरान के ज़रिए इंतखाब, डायरेक्टर्स के ज़रिए और कर्जख्वाहों का इंतखाब। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इस तरह से हो सकती है कि सबसे पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टर्स। इसके अलावा आइन पर जो सिग्नेचर्स करने वाले हैं यानी आमतौर पे वो भी प्रमोटर्स ही होते हैं, लेकिन अगर कोई और भी है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स भी ये राइट रखते हैं कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, और जो कि कंपनी के फॉर्मर डायरेक्टर्स होते हैं वो भी बाद में आने वाले डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट होल्डर्स को भी थोड़ा बहुत ये राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करें।
ठीक है। अब देखें कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर या फिर नाज़िम बनने की अहलियत जो है वो क्या है। तो उसमें ये देखिए कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं कि जैसे इन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 153 के तहत यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा शख्स जो हुकूमत या इदारा या अथॉरिटी का नुमाइंदा हो, चीफ एग्जीक्यूटिव, ऐसा शख्स जो किसी कर्ज़ख्वाह का नुमाइंदा हो, कंपनी का मुलाजिम, एक कुदरती शख्स यानी आर्टिफिशियल पर्सन ना हो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने हमें बताए हैं कि जो डायरेक्टर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब डिसक्वालिफिकेशन यानी वो कौन लोग हैं जो डायरेक्टर नहीं बन सकते, उसमें जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई अगर अभी 18 लेस देन 18 ईयर्स है वो नहीं बन सकता, इंजेन है वो नहीं बन सकता, जो कंपनी का मेंबर नहीं है वो नहीं बन सकता, जो इंसॉल्वेंट हो गया वो नहीं बन सकता, जो किसी किस्म के क्रिमिनल के रिकॉर्ड है किसी का तो वो भी नहीं बन सकता, और अगर कोई रिटर्न अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो भी फिर डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह से फिर देखिए वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर के डायरेक्टर अगर अपनी नशिस्त छोड़ता है या किस सूरत में उसको अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ती है, उसमें देखेंगे कुछ सूरतें यहाँ पे उन्होंने हमें बताई हुई हैं कि इन सारी सिचुएशंस की बेस पे डायरेक्टर जो है उसको अपनी नशिस्त अपना जो सीट है वो खाली करनी पड़ती है। वही बात है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है या वो इंजेन हो गया है या किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, तो फिर उसको अपनी सीट जो है वो छोड़नी पड़ती है। इसी तरह से फिर डायरेक्टर्स के इख्तियारात के बारे में बताया गया है, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी बताया गया है कि डायरेक्टर्स के पास जो है एज अ डायरेक्टर क्या क्या पावर्स होती हैं और वो क्या क्या काम जो है उन्होंने आमतौर पर कंपनी में रहते हुए करने होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है। उसमें आप देखें कि सबसे पहले इन्होंने बताया है कि हिस्सेस का इजरा, ठीक है, तमस्सकात, डिबेंचर्स इशू करना, डिबेंचर्स के अलावा दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ से कर्ज हासिल करना, कंपनी के फ़ंड या सरमायाकारी करना, खरीदो फरोख्त, माल और खदमात की फराहमी के लिए किसी डायरेक्टर को इख्तियार देना, मुलाजमीन को बोनसेस वगैरह देना, डिविडेंड्स वगैरह पे करना, मीटिंग्स वगैरह अरेंज कराना, जो शेयर्स हैं उनको अलॉट करना, ठीक है, रिजर्व फंड जो है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करना। तो ये सब कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं पावर्स जो है डायरेक्टर्स की होती हैं। इसी तरह से अगर डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टर्स के फ़राइज़ गिवन हैं और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ का जिक्र किया है और उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स के कौन कौन से फ़राइज़ होते हैं कि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना होता है, उन्होंने कैपिटल को प्रॉपर टेक केयर करना होता है, उन्होंने जो है किसी किसी भी करप्शन से रोकना होता है और कंपनी के फेवर में जो गुड ट्रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो करने होते हैं। तो इसी तरह से ये डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब मीटिंग्स की जहाँ तक बात है कि कंपनी की मीटिंग्स की बात की जाए कि कंपनी के इजलास जो बुलाने होते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन मीटिंग्स का मकसद ये होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स या क्रेडिट होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कंपनी की करंट पोजीशन या करंट सिचुएशन के बारे में जो है वो बताया जा सके कि क्या कंपनी के इस टाइम हालात हैं और कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है और क्या जो है वो कंपनी इस टाइम उसकी अर्निंग क्या है, आया वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये सिचुएशन जो है होती है। उसके बाद देखिए मीटिंग्स ऑफ कंपनी के इजलास। अब इजलास की तारीफ अगर करें तो ज़ाहिर है मीटिंग जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि लोग जो है उनको 2 या 2 से ज़्यादा अफराद को जो पेश की इत्तला पर आपस में मिल बैठते हैं उसको फिर हम मीटिंग कहते हैं। पेश की इत्तला मतलब आपने उनको फॉर्मर इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी होती है कि कोई मीटिंग कंडक्ट हो रही है और आपने उस मीटिंग का जो है वो हिस्सा बनना है। ठीक है। अब ये मीटिंग जो यहाँ कंपनी के इजलास हैं ये आमतौर पर 2 तरह की हो सकती है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हो सकती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग को फर्दर कैटेगराइज किया गया है आईनी इजलास में, सालाना आम इजलास में और गैर मामूली इजलास में। कंपनी के डायरेक्टर्स का इजलास यानी मीटिंग्स ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स, ज़ाहिर है वो कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने कुछ मामलात को हैंडल करने के लिए और आपस में किसी राय वगैरह या सजेशन वगैरह लेने के लिए जो मीटिंग्स कॉल करते हैं उसको हम कंपनी के डायरेक्टर्स का इजलास कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हिस्सेदारों का इजलास की जहाँ तक बात है तो हिस्सेदारों का इजलास जो है वो होता है कि जिसमें तमाम हिस्सेदारों को बुलाया जाता है और ये आईनी इजलास भी हो सकता है। आईनी इजलास या स्टैट्यूटरी मीटिंग जिसको हम कहते हैं, जो कि बहुत पहला इजलास हिस्सेदारों का सबसे पहला इजलास होता है, उसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं और इसके एंड पे एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है आपने बनानी होती है और जिसमें फिर आप सारी की सारी आपके जो शेयर्स हैं जो आपने अलॉट किए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अलॉटेड शेयर से जो कंपनी को कैपिटल मिलता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और इस तरह से डिफरेंट आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि तमाम शेयर होल्डर्स के साथ शेयर की जाती है। ठीक है। इसी तरह से फिर आप देखें कि एक सालाना आम इजलास का एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो कि हर साल मुनक्किद की जाती है और जिसमें फिर आमतौर पर हर साल जो माली साल होता है कंपनी का वो ख़त्म होने के बाद जो है 4 माह के अंदर अंदर आपने ये मीटिंग कॉल करनी होती है और इसके भी कुछ मकासद हैं जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आपने डायरेक्टर्स का इंतखाब करना हो सकता है, डायरेक्टर्स की तकर्री करनी हो सकती है, ऑडिटर्स की
डिविडेंड का ऐलान करना होता है। इसी तरह से इसके भी मकासद होते हैं। और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती है आपकी, ठीक है, जिसको हम गैर मामूली इजलास कहते हैं। और गैर मामूली इजलास भी आमतौर पे अगर आपको कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि जिसमें आपको कोई किसी राय किसी सजेशन की ज़रूरत है, तो फिर आप डायरेक्टर्स को जो है आमतौर पे जो कंपनी के हिस्सेदार डायरेक्टर्स को दरख्वास्त देकर गैर मामूली इजलास जो है वो तलब कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो इसकी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि यहाँ पे गिवन है कि इसका जो नोटिस है आपने गैर मामूली इजलास का वो 21 डेज़ में देना होता है। और ये आमतौर पे शेयर होल्डर्स की विल पे होता है कि फिर ये इजलास बुलाया जाता है, ठीक है। और इसके भी जैसे कुछ मकासद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको कि गैर मामूली इजलास के भी मकासद होते हैं कि तमस्कात जारी करने के लिए, कंपनी के आइन और ज़वाबित में तरमीम करने के लिए, कंपनी के सरमाया में कमी बेशी करने के लिए, अहमियत के हामिल मसले के हल के लिए, यानी कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको आपने डिस्कस करना है और उसको आपने फिर कंप्लीट करना है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। अगर नए या पुराने डायरेक्टर्स में से कोई आइन के मुनाफी काम कर रहा है, यानी कुछ मिसहैप्स हो रहे हैं, तो उसको देखने के लिए भी आप ये अर्जेंट मीटिंग कॉल कर सकते हैं, जिसको हम फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कहते हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे, होप यू विल गेट द understanding of the topic. Next topic we will discuss in our next video, very next video inshallah. So thanks for today. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।